नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी लाइन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे इंटरनेट पर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की। हम सब जेफरी एप्स्टीन का नाम जानते हैं, उसके घिनौने अपराधों के बारे में भी, लेकिन आज हम उन पहलुओं पर बात करेंगे जो अक्सर छूट जाते हैं। मतलब वो इतनी ताकतवर पोजीशन तक पहुंचा कैसे, और उसकी मौत के आसपास की जो घटनाएं हैं उनका असल मतलब क्या है। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये सिर्फ एक मीम से कहीं ज्यादा क्यों है। हम ये जानेंगे कि कैसे एक सजायाफ्ता यौन अपराधी की जेल में हुई मौत एक वैश्विक षड्यंत्र सिद्धांत बन गई और हमारे समय के सबसे बड़े सवालों में से एक बन गई कि क्या न्याय वाकई सबके लिए बराबर है। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक बेहद अमीर फाइनेंसर था जिसके संबंध दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों से थे, और यही कनेक्शन, यही उसकी कहानी को इतना विस्फोटक और उसकी मौत को इतना विवादास्पद बनाते हैं। तो कहानी शुरू कहां से होती है? ये जेफरी एप्स्टीन जो इतना बदनाम हुआ, आखिर था कौन? उसका बैकग्राउंड क्या था? उसकी कहानी भी उतनी ही अजीब है जितना उसका अंत। वो ब्रुकलिन की एक साधारण फैमिली से था, लेकिन गणित में जीनियस था। और कमाल की बात ये थी कि बिना कॉलेज डिग्री के उसने मैनहट्टन के एक एलीट स्कूल डाल्टन में पढ़ाना शुरू कर दिया, जहां शहर के सबसे अमीर बच्चे पढ़ते थे। बिना डिग्री के ये कैसे हुआ? मतलब लोगों को अपनी बातों में लाने और सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने का टैलेंट उसमें शुरू से ही था। हाँ, ये उसके पर्सनालिटी का एक पैटर्न था। डाल्टन के बाद वो वॉल स्ट्रीट की बड़ी फर्म बेयर स्टर्न्स पहुंचा, लेकिन वहां से भी उसे निकाल दिया गया। कारण था एक रेग डी उल्लंघन। रेग डी उल्लंघन, ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि वो ऐसे लोगों को निवेश बेच रहा था जिन्हें बेचने की इजाजत नहीं थी। ये उसके काम करने के तरीके का, आप कह सकती हैं कि पहला बड़ा संकेत था। यानी नियमों को तोड़ना या मोड़ना उसकी फितरत में शुरू से था। और यहीं से उसका करियर एक बहुत ही अजीब दिशा में गया। वो एक तरह का वित्तीय संकट मोचक, या कह लें कि उच्च स्तरीय बाउंटी हंटर बन गया। उच्च स्तरीय बाउंटी हंटर, ये क्या होता है? इसका मतलब वो अमीरों के लिए क्या करता था? सोचिए, अगर किसी अमीर आदमी का पैसा कोई ब्रोकर लेकर भाग जाए, तो वो एप्स्टीन जैसे किसी को हायर करते थे, जो कानून के दायरे से बाहर जाकर भी उस पैसे को वापस लाता था। वो अमीरों का डर्टी वर्क करता था। उसके संपर्क अदनान खशोगी जैसे हथियार डीलरों और स्टीवन हॉफनबर्ग जैसे लोगों से बने, जो बाद में एक बड़ी पॉन्जी स्कीम में फंस गए। हालांकि एप्स्टीन पर उस स्कीम का कोई आरोप नहीं लगा। तो ये सब तो छोटे मोटे काम लग रहे हैं। उसकी असली दौलत और ताकत वो कहां से आई? असली दौलत तब बनी जब उसने अरबपतियों का पैसा संभालना शुरू किया, और इसमें सबसे बड़ा नाम था विक्टोरिया सीक्रेट के संस्थापक लेस्ली वेक्सनर का। वेक्सनर ने एप्स्टीन पर इतना भरोसा किया कि उसे अपने सभी वित्तीय मामलों पर पूरा अधिकार दे दिया, जिसे पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। पूरा अधिकार? हाँ, और हमारे स्रोतों के मुताबिक एप्स्टीन ने विक्टोरिया सीक्रेट के साथ अपने इसी जुड़ाव का इस्तेमाल युवा महिलाओं और मॉडलों को अपने जाल में फंसाने के लिए किया। और उसका सोशल साइकिल? वो तो और भी चौंकाने वाला था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, नोम चॉम्स्की जैसे बुद्धिजीवी और बिल गेट्स जैसे तकनीकी दिग्गज तक। ये हाई प्रोफाइल नेटवर्क ही था जिसने उसे सालों तक बचाया और बाद में उसकी मौत पर इतने सवाल खड़े किए। तो हमारे पास ये अमीर रहस्यमयी आदमी है जिसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। हाँ, लेकिन ये सब ग्लैमरस तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा था, है ना? इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही घिनौनी और आपराधिक दुनिया छिपी हुई थी। बिल्कुल। और ये दुनिया पहली बार 2005 में फ्लोरिडा में सामने आई। एक अभिभावक ने पुलिस में शिकायत की कि उनकी 14 साल की बेटी का यौन शोषण हुआ है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए, और आखिरकार 36 लड़कियों की पहचान हुई जिनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार हुआ था। 36 लड़कियां? ये तो एक बहुत बड़ा मामला था। फिर तो उसे कड़ी सजा हुई होगी। यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा और सबसे शर्मनाक मोड़ आता है। 2007 में तत्कालीन अमेरिकी अटॉर्नी अलेक्जेंडर ओकोस्टा ने एप्स्टीन के साथ एक गुप्त समझौता किया, जिसे नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट या एनपीए कहते हैं। इस सौदे ने एप्स्टीन और उसके 4 सह षड्यंत्रकारियों को सभी संघीय आपराधिक आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया। एक मिनट, मतलब उससे और उसके साथियों को सभी फेडरल चार्जेस से छूट दे दी गई? ऐसा कैसे हो सकता है? यही सवाल सबने पूछा।
सालों बाद जब अकोस्टा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें ऊपर से बताया गया था कि एप्स्टीन खुफिया विभाग से जुड़ा है और इस मामले से दूर रहो। ये बात आज तक साबित नहीं हुई है, लेकिन ये दिखाती है कि एप्स्टीन कितना प्रभावशाली था। तो इस स्वीट हार्ट डील के तहत उसे सजा क्या मिली? जो सजा मिली उसे सजा कहना भी मजाक होगा। उसे 18 महीने की जेल हुई, बस, जिसमें से उसने सिर्फ 13 महीने काटे। और ये जेल भी कोई आम जेल नहीं थी। उसे पाम बीच काउंटी जेल के एक प्राइवेट विंग में रखा गया था। प्राइवेट विंग? और उसे क्या सुविधाएं मिली थी? उसे हफ्ते में 6 दिन में 12 घंटे के लिए वर्क रिलीज पर बाहर जाने की इजाजत थी। 12 घंटे? हाँ। और रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि उसकी सेल का दरवाजा भी अक्सर खुला रहता था। रुकिए, मतलब उसे जेल के एक प्राइवेट विंग में रखा गया, वो हर दिन 12 घंटे के लिए काम पर बाहर जाता था और सेल का दरवाजा भी खुला रहता था। ये सजा है या किसी तरह की छुट्टी? ये तो अविश्वसनीय है। यही प्रतिक्रिया सबकी थी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि सिस्टम किस तरह अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए झुक सकता है। लेकिन फिर 2019 में कहानी पूरी तरह बदल गई। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में संघीय यौन तस्करी के नए आरोपों में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार मामला बहुत बड़ा था। उसके न्यूयॉर्क के आलीशान घर पर जब छापा पड़ा तो जो मिला वो हैरान करने वाला था। बिल्कुल। छापे में सैकड़ों आपत्तिजनक तस्वीरें, अजीब नामों वाली सीडी, $70,000 नकद, 48 हीरे और एक नकली ऑस्ट्रियाई पासपोर्ट मिला, जिस पर तस्वीर तो उसी की थी लेकिन नाम किसी और का था। ऐसा लग रहा था कि वो भागने की तैयारी में था। और फिर 10 अगस्त 2019 को उसे मैनहट्टन की एक हाई सिक्योरिटी जेल की कोठरी में मृत पाया गया। आधिकारिक तौर पर मौत का कारण फांसी लगाकर आत्महत्या बताया गया। लेकिन यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हाँ, क्योंकि जो आधिकारिक कहानी बताई गई उसमें इतने झोल थे, इतने सारे कि किसी के लिए भी उस पर यकीन करना मुश्किल था। चलिए उन पर एक एक करके बात करते हैं। मौत से जुड़ी बातें बहुत अजीब थीं। सबसे पहले उसे मौत से कुछ ही दिन पहले सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था, जबकि कुछ समय पहले ही उसकी गर्दन पर चोट के निशान मिले थे, जो एक संभावित हमले या आत्महत्या की कोशिश का संकेत थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एक हाई प्रोफाइल कैदी जिस पर पहले से ही शक है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे निगरानी से हटा दिया जाता है। और फिर जिस रात उसकी मौत हुई उसके सेलमेट को वहां से हटा दिया गया और नियमों के खिलाफ जाकर उसकी जगह किसी और को नहीं रखा गया। वो उस रात अपनी सेल में अकेला था। और गार्ड्स का क्या, जो लोग उस पर नजर रखने के लिए थे? ये कहानी का सबसे अजीब हिस्सा है। ड्यूटी पर मौजूद 2 गार्ड उस रात सो गए थे। सो गए थे? हाँ, और उन्होंने लगभग 3 घंटे तक कोई जांच नहीं की। बाद में ये भी पता चला कि उन्होंने जेल के रिकॉर्ड में हेर-फेर करके ये दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से की थी। 2 गार्ड सो रहे हैं, सेलमेट गायब है, और कैमरों का क्या? जरूर कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा। यही तो मामला और उलझ जाता है। एप्स्टीन के सेल के ठीक बाहर लगे 2 कैमरा उस रात रहस्यमयी तरीके से खराब हो गए थे। उनकी फुटेज उपलब्ध ही नहीं है। कमाल है, ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर की स्क्रिप्ट लगती है, किसी असल अमेरिकी जेल की कहानी नहीं। तो सोने वाले गार्ड, गायब सेलमेट और खराब कैमरे। ऑटोप्सी रिपोर्ट से कुछ साफ हुआ? और ऑटोप्सी की रिपोर्ट ने इस शक को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। रिपोर्ट में पाया गया कि उसकी गर्दन में कई हड्डियां टूटी हुई थीं, जिसमें हायोइड हड्डी भी शामिल थी। एप्स्टीन के परिवार ने एक जाने माने पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बार्डन को हायर किया था। डॉक्टर बार्डन ने कहा कि इस तरह की कई टूटी हड्डियां, खासकर हायोइड हड्डी का टूटना, गला घोंटकर की गई हत्या में ज्यादा देखने को मिलता है, न कि फांसी लगाकर आत्महत्या करने में। और एक आखिरी बात जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा संदिग्ध बना देती है, उसकी वसीयत। हाँ, अपनी मौत से ठीक 2 दिन पहले 8 अगस्त को एप्स्टीन ने एक नई वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे। इस वसीयत में उसने अपनी $577 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति को 1953 ट्रस्ट नाम के एक ट्रस्ट में डाल दिया। ऐसा करने से उसकी संपत्ति को ट्रैक करना और पीड़ितों के लिए मुआवजे का दावा करना बहुत मुश्किल हो गया। एक आदमी जो कथित तौर पर आत्महत्या करने वाला है, वो 2 दिन पहले अपनी वसीयत क्यों बदल रहा है? इन्हीं सब वजहों से, निगरानी से हटना, सोया हुआ स्टाफ, खराब कैमरे, संदिग्ध ऑटोप्सी और आखिरी मिनट में बदली गई वसीयत, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ वाक्यांश एक वायरल मीम बन गया। और ये हर जगह फैल गया।
एक पूर्व नेवी सील ने फॉक्स न्यूज पर एक इंटरव्यू के अंत में अचानक ये कह दिया। खेल आयोजनों में इसके बैनर दिखने लगे, दीवारों पर ग्राफिटी बन गई और यहाँ तक कि बियर के कैन और क्रिसमस स्वेटर जैसे मर्चेंडाइज भी बिकने लगे। ये एक पॉप कल्चर घटना बन गया। तो ये मीम असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक मजाक है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? देखिए, ये मीम सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये एक तरह का सांस्कृतिक शॉर्टहैंड बन गया है। जब कोई कहता है एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की, तो वो असल में कह रहा है मुझे पता है कि सिस्टम में धांधील है, शक्तिशाली लोग कानून से ऊपर है और ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये उस पीढ़ी के लिए एक पहचान बन गया है जो आधिकारिक कहानियों पर अब भरोसा नहीं करती। और इसका एक राजनीतिक पहलू भी है ना? हाँ, इसे एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल। हमारे स्रोतों के अनुसार दक्षिणपंथी सर्कल ने इसका इस्तेमाल क्लिंटन दंपति पर निशाना साधने के लिए किया, क्योंकि बिल क्लिंटन के एप्स्टीन से संबंध थे और वे उसकी प्राइवेट जेट में कई बार सफर कर चुके थे। वहीं वामपंथी सर्कल ने डोनाल्ड ट्रंप पर उंगली उठाई, क्योंकि उनके भी एप्स्टीन के साथ पुराने संबंध थे। कुछ सिद्धांत तो कहते हैं कि इसमें सब मिले हुए थे। ये मीम किसी पर भी शक करने का एक आसान तरीका बन गया। लेकिन इस सब शोर शराबे में क्या इस मीम का कोई सकारात्मक असर भी हुआ, या इसने सिर्फ पीड़ितों के दर्द को एक मजाक बना दिया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कुछ लोगों का तर्क है कि मीम बनाने से पीड़ितों की चिंताएं और उनका दर्द तुच्छ हो जाता है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। इस मीम ने एप्स्टीन की कहानी को लगातार खबरों में बनाए रखा, और सबसे शक्तिशाली उदाहरण तब देखने को मिला जब एक पीड़िता, जिसे जेन डो 15 के नाम से जाना जाता है, उसने नवंबर 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी वाक्यांश वाला ब्रेसलेट पहना था। यह दिखाता है कि कुछ पीड़ितों ने भी इसे अपनाया, शायद जवाबदेही की मांग के एक तरीके के रूप में। तो इस सब का क्या मतलब निकालें? संक्षेप में, जेफरी एप्स्टीन एक सीरियल यौन अपराधी था जिसने अपनी दौलत और कनेक्शन का इस्तेमाल करके सालों तक न्याय से बचा रहा, और अंत में उसकी संदिग्ध मौत एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक बन गई जिसे बहुत से लोग भ्रष्ट और शक्तिशाली लोगों की रक्षक के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की एक षड्यंत्र सिद्धांत से कई बढ़कर एक सांस्कृतिक सच्चाई बन गया है। ये उस धारणा के बारे में एक बयान है कि बेहद अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए कोई जवाबदेही नहीं है और आधिकारिक स्पष्टीकरणों पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कहने का एक डिजिटल कोड बन गया है कि हम जानते हैं कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोतों में ये उल्लेख है कि एप्स्टीन ने एक रिपोर्टर को बताया था कि उसके पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के खिलाफ ब्लैकमेल करने वाली सामग्री है। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो अधिकारियों ने उसके कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और ईमेल आर्काइव जब्त कर लिए थे। ये एक सवाल खड़ा करता है, अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि मौत का आधिकारिक कारण सही है, तो भी उसके पास जो जानकारी थी और उसमें किन किन लोगों के नाम हो सकते थे, ये एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल बना हुआ है। और यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है। उन आर्काइव्स में अभी भी कौन से राज छिपे हो सकते हैं, और अगर वे कभी पूरी तरह से सार्वजनिक हो गए तो इसका हमारे समाज और हमारे नेताओं पर क्या असर होगा। शायद असली कहानी एप्स्टीन की मौत में नहीं, बल्कि उन फाइलों में बंद है जो अभी भी किसी तिजोरी में रखी हैं।